हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के थर्ड पार्ट के बारे में। जो दो पार्ट्स मैंने अब तक अपलोड किए हैं उसमें हमने बात कर ली थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पहले जो सेक्शंस थे हमने उनको डिस्कस कर लिया था। हमने सेक्शन 6 तक के पूरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 जिसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, और आज सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में क्या डिफरेंस है ये तो आई एम वेरी श्योर आपने मेरे लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तो आज पूरा का पूरा हम एनालिसिस करने वाले हैं इन दो सेक्शंस का। इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी प्लस पे मेरा जुडिशरी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963। 14 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे लाइव पढ़ें, लिमिटेशन एक्ट मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट कर दिया है 1963, आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है और जो प्लस कोर्स है अनअकैडमी का उस प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना है। तो प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करके आप मेरा ये लिमिटेशन एक्ट 1963 का लाइव जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सारे सेक्शंस, सारे आर्टिकल्स और सारे केस लॉस को कवर कर रहा हूं। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं SAVY10। तो इस कोड को जब आप यूज़ करेंगे तो सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो फ्री लाइव क्लासेस को भी एक्सेस करने के लिए आप इस SAVY10 कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी एक्सेस कर सकें। अगर आपको प्लस कोर्स लेना है लिमिटेशन का जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट है ये SAVY10। इस कोड को आप यूज़ कर लीजिए और इस कोड को यूज़ करके मेरी सारी क्लासेस को, फ्री लाइव क्लासेस को एक्सेस कर लीजिए। ऑलराइट, एंड इसके अलावा मेरी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे। कहाँ? यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हो रही हैं जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल पे भी। तो यहाँ भी मेरी लाइव क्लासेस होती हैं जुडिशरी की। सो इफ़ यू आर ए जुडिशरी एस्पिरेंट, या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, सो प्लीज़ आस्क देम। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, डू सब्सक्राइब। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे जुडिशरी एग्ज़ाम 360 को, क्योंकि यहाँ पे आपको जुडिशरी रिलेटिंग बहुत सारे वीडियोस ज़रूर मिलेंगे और मैं भी आपको यहाँ मिलूँगा। राइट, यूट्यूब पे मैंने आपको बताया जुडिशरी एग्ज़ाम 360, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @जुडिशरी एग्ज़ाम 360 को, क्योंकि जो @जुडिशरी एग्ज़ाम 360 टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपको यहाँ बताया है, इस टेलीग्राम चैनल पे मेरी आने वाली सारी क्लासेस का स्केड्यूल मिलता है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेक्शंस की। सेक्शन 7 की बात करते हैं, सेक्शन 8 की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है इन सेक्शन में। सो फर्स्ट, सबसे पहले सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आपने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, वो आप देख सकते हैं। सेक्शन 7, इसकी हेडिंग क्या है? सेक्शन 7 बेसिकली बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये रिकवरी की बात करता है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 lays down that a person entitled to the possession
एक पर्सन जो एंटाइटल्ड हो पोजेशन के लिए, और किसके पोजेशन के लिए, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मे रिकवर द सेम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वो सीपीसी के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो रिकवर कर सकता है। तो ये पर्सन कौन हो सकता है, अभी इसके बारे में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक बात तो यहाँ पे आप जानिएगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे सेक्शन 7 में, वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये कि वो जो पर्सन होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, वो पर्सन होना चाहिए एंटाइटल्ड टू दी पोजेशन, एंटाइटल्ड टू दी पोजेशन। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 7 की। जब आप सेक्शन 7 को अच्छे से रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये कहना क्या चाहता है। तो पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, अब मैं यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। और वो एंटाइटल्ड होना चाहिए इमीडिएट पोजेशन के लिए। सच पर्सन शुड बी एंटाइटल्ड फॉर इमीडिएट पोजेशन। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि इसमें बात की जा रही है ओनर की, अगर बात की जा रही है ओनर ऑफ मूवेबल गुड्स की, तो मैं बोलूँगा कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मे बी। तो मैंने यहाँ पे मे बी क्यों लिखा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, अगर अमर नाम का एक पर्सन है और अमर अपनी वॉच को रिपेयर करने, ठीक है, अमर के पास में एक वॉच है और वो अपनी वॉच को रिपेयर करने के लिए देता है प्रेम को, और ये बोलता है कि आप मेरी वॉच जो है उसको रिपेयर कर दीजिए। प्रेम बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी वॉच रिपेयर कर दूंगा, और वो उसकी वॉच को रिपेयर भी कर देता है। लेकिन अब वॉच रिपेयर करने के बाद में अमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पेमेंट करे, लेकिन उसकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं होता, उसकी साइड से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। मतलब ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, प्रेम ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अमर जो है वो उसको पेमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर अमर क्या करता है, अमर उसी के स्टोर से, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना अपनी वॉच का क्या ले लेता है, अपनी वॉच का अगर वो पोजेशन ले ले उसकी परमिशन के बिना। तो हम जब इंडियन पिनल कोड बोलते हैं तो इंडियन पिनल कोड में हम बोलते हैं कि ये तो थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, यही बोलेंगे। अगर आपने इंडियन पिनल कोड पढ़ा है तो इसको हम थेफ्ट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या अमर के पास अभी इमीडिएट पोजेशन के लिए वो एंटाइटल्ड है या एंटाइटल्ड नहीं है। तो देखिए, ये इस केस में अमर यहाँ पे ओनर तो है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा, ही इज ओनर, बट ही इज यहां पे ही इज नॉट एंटाइटल्ड। यहां पे वो एंटाइटल्ड नहीं है। एंटाइटल्ड किसके लिए नहीं है, वो यहां पे एंटाइटल्ड नहीं है पोजेशन के लिए। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। ही इज ओनर बट नॉट एंटाइटल्ड, किसके लिए, पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, ये रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ओनर ही एंटाइटल्ड होगा। तो अब आप सोच रहे हैं कि एंटाइटल्ड कौन हो सकता है, अभी मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। आपने पूछा कौन हो सकता है, तो मैं बात करता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, ट्रस्टी जो है वो एंटाइटल्ड हो सकता है। उसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि सर और कौन एंटाइटल्ड हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि बेली एंटाइटल्ड हो सकता है, पाउनी जो है वो एंटाइटल्ड हो सकता है। इन सब के बारे में बात करूंगा, अभी एक एक करके मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सेक्शन 7 की जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है वो बता रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा, सेक्शन 7 जो बात कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब आप बैराक में सेक्शन 7 को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। सेक्शन 7 लेज डाउन दैट ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिएगा, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ये एक दूसरा एलिमेंट है जो सेक्शन 7 में एप्लीकेबल होता है। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी देखिए, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को असर्टेन किया जा सके,
जिस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बाकी प्रॉपर्टी से, एक ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको बाकी चीज़ों से डिफरेंशिएट किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप पूछोगे सर ये कैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर कोई पेंटिंग है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई पेंटिंग है और वो पेंटिंग जिसने बनाई थी, ही इज ए, दैट पेंटर इज नो मोर, दैट पेंटर इज नो मोर। तो वो एक पेंटर जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ही इज डेड। पेंटर की डेथ हो गई है, डेड पेंटर है, उसकी पेंटिंग है और इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसकी अपनी क्या है, एक वैल्यू है। इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये वही ओरिजिनल पेंटिंग है। मोनालिसा की पेंटिंग एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये बेसिकली ये बताता है कि ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से पैसे ले लिए, कैश ले लिया, करेंसी ले ली, तो वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन ये देखिए, अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कौन से कॉइन लिए हैं, मान लीजिए कोई ओल्ड कॉइन्स लिए हैं, ओल्ड कॉइन्स लिए हैं जो कि अब चलते नहीं हैं, लेकिन लोग कलेक्शन करते हैं ओल्ड कॉइन्स का, तो ये सारी चीज़ें, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला सेक्शन 7 में एलिमेंट आ गया कि पर्सन जो है वो एंटाइटल्ड होना चाहिए टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो रिकवर कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब राइट, तो यहां पे वो इमीडिएट पोजीशन जो है, इमीडिएट और प्रेजेंट पोजीशन जिसके पास में था वो डिमांड कर सकता है। अब ये देखिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ है सेक्शन 7 में, राइट। अब देखिए, केस फाइल करने वाला यहाँ पे प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ के पास अगर टेम्परेरी और स्पेशल राइट है, प्लेंटिफ के पास में अगर टेम्परेरी या स्पेशल राइट है, ये टेम्परेरी या स्पेशल राइट किसके पास में हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ओनर ही केस फाइल करेगा। तो मैं ये बोल दूँ कि देखो यहाँ पे केस फाइल कर सकता है कौन, यहाँ पे केस फाइल कर सकता है ट्रस्टी, उसके साथ साथ यहाँ केस कौन फाइल कर सकता है, यहाँ केस फाइल कर सकता है बेली, और यहाँ पे केस कौन फाइल कर सकता है, यहाँ पे केस फाइल कर सकता है पाउनी, ठीक है। तो पाउनी भी यहाँ पे केस फाइल, ठीक है, पाउनी भी यहाँ पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। नाउ अब ज़रा ये देखिएगा, अब प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया है वो ट्रस्टी भी हो सकता है, वो बेली भी हो सकता है और वो पाउनी भी हो सकता है। बेली पाउनी दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होते हैं और ट्रस्टी जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कवर होता है। अब यहां पे जो पर्सन जो क्लेम कर रहा है, ही मे नॉट बी दी ओनर, ये जरूरी नहीं है कि ये गुड्स का ओनर हो, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी के पोजेशन का राइट है। वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी इसके पास में रहेगी, इसका इसके पास में, इस चीज़ का इस पर्सन के पास में क्या है, राइट है। तो उस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो केस फाइल करके उस पर्सन से, जिस पर्सन ने इससे वो मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली है, उससे वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिमांड कर लेगा। लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी स्पेसिफिक हो, और वी कैन से कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब बात पैसे की होती है तो वहाँ पे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट, लेकिन जब बात ओल्ड कॉइन्स की होती है तब वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओल्ड कॉइन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिस पर्सन ने उस पर्सन को जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड था,
उससे डिस्पोजेस कर दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी उससे ले ली उसकी विदाउट परमिशन के, तो वो मांग सकता है। तो देखो ये भी तो हो सकता है कि देयर आर 3 पर्सन्स A, B एंड C। A प्रॉपर्टी का ओनर है, B जिसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? A प्रॉपर्टी का ओनर है, B जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, और C वो है जिसने B से मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है। कंसेंट से नहीं लिया है, बस पोजेशन ले लिया है, डिस्पोजेस कर दिया है। तो इन दैट केस B केस फाइल कर सकता है C के अगेंस्ट में। यहां पे B ओनर नहीं है, B इज नॉट द ओनर, बट स्टिल ही कैन फाइल ए केस। यहां पे वो केस फाइल कर सकता है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बताऊं मैं आपको? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखिए और सेक्शन 7 को पूरी तरीके से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए कि अमर नाम का एक पर्सन है, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ ही गया है सेक्शन 7, तो आपको अब बाकी की बात भी समझ में आ जाएगी। अमर ने प्रेम के पास, ठीक है, इज इट क्लियर? अमर ने प्रेम के पास प्लेज किए हैं सर्टेन ज्वेल्स, सर्टेन ज्वेल्स, ठीक है, प्लेज कर दिया। तो इस केस में प्रेम क्या बन गया? इस केस में प्रेम बन गया पाउनी। गेटिंग माई पॉइंट? तो पाउनी के पास एक स्पेशल राइट आ गया, पोजेशन उसके पास में आ गया, और पोजेशन उसके पास में आ गया तो उसने लोन भी दे दिया। तो अपने ज्वेलरी को बेसिकली गिरवी रखकर अमर ने क्या कर लिया? अमर ने ज्वेलरी को गिरवी रखकर और जो है वो लोन ले लिया है। अब प्रेम जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, डिस्पोजेस ऑफ देम, मतलब वो उनको सेल करना चाहता है। वो उनको सेल करना चाहता है, लेकिन वो सेल तब तक नहीं कर सकता जब तक लोन की रिपेमेंट में डिफॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट ना हो। सो बिफोर ही इज एंटाइटल्ड, बिफोर ही इज एंटाइटल्ड, वो डिसाइड करता है कि मैं तो इन गुड्स को क्या कर दूंगा? मैं तो इन गुड्स को सेल कर दूंगा। अब जब ये बात अमर को पता लगती है तो अमर अब ये डिसाइड करता है कि मैं प्रेम के ऊपर केस फाइल कर दूंगा। तो वो बेसिकली क्या करता है? वो केस फाइल कर देता है। अब वो जब प्रेम के ऊपर केस फाइल करता है और किसकी हेल्प लेता है? वो हेल्प लेता है यहाँ पे सेक्शन 7 की। तो अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो उसके अकॉर्डिंग केस फाइल करता है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या उसने पूरे लोन की रीपेमेंट कर दी। तो देखिए यहाँ पे उसने विदाउट हैविंग पेड, विदाउट हैविंग पेड और टेंडर्ड, मतलब उसने अमाउंट पे करने के लिए ऑफर भी नहीं किया, टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ द लोन। इज दैट क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा? क्या ये केस सेक्शन 7 में फिट हो पाएगा? आप बताइए मुझे। आप जरा ये देखिए कि इस केस में प्रेम कौन है? प्रेम है पाउनी, प्रेम है पाउनी, और अमर यहां पे कौन है? अमर यहां पे है पाउनर, जो गुड्स का बेसिकली ओनर था। तो एक यहां पे पाउनर है और दूसरा यहां पे पाउनी है। तो इस केस में क्या होगा? द सूट शुड बी डिसमिस्ड, सूट डिसमिस्ड होगा। रीजन इज अमर इज नॉट एंटाइटल्ड टू देयर पोजेशन, वॉट एवर राइट ही मे हैव टू सिक्योर देयर सेफ कस्टडी। क्योंकि अमर के पास में अभी क्या नहीं है? वो एंटाइटल्ड ही नहीं है पोजेशन के लिए, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता? इसलिए वो केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि प्रेम यहां इस केस में पाउनी है, और अगर प्रेम से वो गुड्स किसी ने ले लिए हैं, किसी ने भी पर्सन ने ले लिए हैं और वो प्रेम को वापस रिटर्न नहीं कर रहा पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, तो उस केस में प्रेम जो है उस पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उसके पास राइट है यहां पे इमीडिएट पोजेशन ऑफ द गुड्स का। इवन दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, वो गुड्स का ओनर नहीं है, तो भी वो केस फाइल कर सकता है। ट्रस्टी भी कहां गुड्स का ओनर होता है? ट्रस्टी तो बेनिफिशियरी के बेनिफिट्स के लिए गुड को होल्ड करता है। तो ट्रस्टी भी यहां पे क्या कर सकता है? सेक्शन 7 में वो भी केस फाइल कर सकता है।
ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे चाहे टेम्परेरी राइट हो चाहे क्या हो, स्पेशल राइट हो, सेक्शन 7 में बेली भी केस फाइल कर सकता है, सेक्शन 7 में बेली भी केस फाइल कर सकता है, चाहे वो वॉलेंट्री बेलमेंट हुआ हो चाहे इनवॉलेंट्री बेलमेंट हुआ हो, वो दोनों सिचुएशंस में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, बेली। इज इट क्लियर? अब उसके बाद में आता है सेक्शन 8, और सेक्शन 8 देखिए किसके बारे में बात करता है। अगेन ये जो सेक्शन 8 है ये बात करता है पर्सन्स की जिनकी लायबिलिटी होगी। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स इन पोजीशन, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, नॉट एज ओनर, नॉट एज ओनर टू डिलीवर। अब ये बिल्कुल अपोजिट सेक्शन है, ये उन लोगों की बात कर रहा है जिन लोगों ने प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है। सो लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। वो लोग जो कि एंटाइटल्ड होने चाहिए, एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 8 में उस पर्सन को कंपेल कर दिया जाएगा, उस पर्सन को कंपेल कर दिया जाएगा कि वो पर्सन जो है उन गुड्स को डिलीवर करे उस पर्सन को जिसके पास गुड्स का इमीडिएट पोजीशन लेने का राइट है। अब देखिए, लेट्स से अब हम उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझते हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों को एक साथ समझते हैं। मैं बोलता हूँ अमर की हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 7। तो अंडर सेक्शन 7 में अमर के पास इमीडिएट पोजेशन का राइट था, ठीक है, वी कैन से इमीडिएट और प्रेजेंट पोजेशन। ठीक है, और राइट था, इमीडिएट और प्रेजेंट पोजेशन का राइट है, इसलिए वो सेक्शन 7 में अपने जो गुड्स हैं वो मांग सकता है, जो गुड्स वो होल्ड कर रहा है, चाहे वो गुड्स किसी और के हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप अमर को 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं कि अमर यहाँ पे ट्रस्टी हो सकता है, अमर यहाँ पे बेली हो सकता है, अमर यहाँ पे बेली हो सकता है, और ट्रस्टी बताया मैंने, बेली बताया, इसके साथ में मैं बोल सकता हूँ कि पाउनी भी तो हो सकता है, पाउनी भी यहाँ पे हो सकता है। अब इसको गुड्स के पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया है, तो डिस्पोजेस कर दिया है तो सेक्शन 7 ये बोलता है कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या कर सकता है, इसके लिए सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे ये अमर, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लेंटिफ, ही विल बिकम प्लेंटिफ, और ये जो प्लेंटिफ है ये अब करेगा एक सूट फाइल। तो इसने सूट फाइल किया, और किसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया, उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसके पास गुड्स का पोजेशन है। चलिए ठीक है, उस पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं कि वो पर्सन कौन है। तो अब जिसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है वो पर्सन है प्रेम, ठीक है, प्रेम, और प्रेम की लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे सेक्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका वो ओनर नहीं है। तो सेक्शन 8 में प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी आ जाएगी लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी क्यों आ जाएगी, बिकॉज ही इज, पहली बात तो ये, ही इज नॉट द ओनर, ही इज नॉट द ओनर। और यहां पे इस सेक्शन में इसको अब कंपेल किया जाएगा। सो ही वुड बी कंपेल्ड कि वो क्या करे, वो जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है उस पर्सन को क्या कर दे, उस पर्सन को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है उसको वो वापस दे दे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? सेक्शन 7 में हमने ये देखा, और सेक्शन 8 में हमने ये देख लिया कि कंपेल कर दिया जाएगा कि उसकी लायबिलिटी है कि वो उसको डिलीवर कर दे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये पूरी बात बता देता हूँ। नाउ सेक्शन 8 जो है वो कब एप्लीकेबल होता है, पहले मैंने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को एक साथ लिखा है,
अब मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको पूरा सेक्शन 8 जो है वो समझा देता हूँ, ताकि आपको दोनों सेक्शंस जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये जो सेक्शन 8 है ये तब एप्लीकेबल होता है जब, ठीक है, सेक्शन 7 में हमने एग्जाम्पल देख लिया था, प्लेंटिफ देखा हमने, ट्रस्टी, बेली, पाउनी, इमीडिएट पोजीशन, और सेक्शन 8 में हम किसकी बात करें, लायबिलिटी की बात करें, उस पर्सन की हु इज़ नॉट एज ओनर। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखना, ठीक है। ये सेक्शन 8 तब एप्लीकेबल होता है जब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो गुड्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। लायबिलिटी यहां पे किसकी आती है, सेक्शन 8 में लायबिलिटी आती है किसकी, डिफेंडेंट की लायबिलिटी आती है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये लायबिलिटी तब आएगी जब वो एज ए एजेंट और एज ए ट्रस्टी गुड्स को क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, एज ए एजेंट और एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रहा है। सेक्शन 7 में जो हमने पढ़ा था, तो सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा कि वहां पे जो ट्रस्टी होता है वो गुड्स को क्लेम करता है, ट्रस्टी, पाउनी वहां पे क्लेम कर रहा है। और सेक्शन 8 में हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ काम कर रहा है। और दूसरी बात कि जब कॉम्पनसेशन इन मनी एडिक्वेट ना हो, कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एडिक्वेट, कोर्ट को ये लगे कि हाँ वो गुड्स ही मिलने चाहिए क्योंकि उन गुड्स की कोई स्पेशल वैल्यू है, फीलिंग्स अटैच्ड है प्लेंटिफ की उन गुड्स के साथ में, और उन फीलिंग्स को हम पैसे से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, मनी कैन नॉट कॉम्पनसेट दोज फीलिंग्स। सो इन दैट केस ये ज़रूरी है कि वो गुड्स ही मिले उसे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके साथ हमारा अटैचमेंट होता है, राइट? नहीं होता कि अटैचमेंट, शायद आप लोग भी अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स को आपने आज तक रखा हो, आज तक आपने प्रिजर्व करके, मतलब पूरा संभाल के रखा हो अपने स्कूल के जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स थे। छुपा के रखा हो ये बात अलग है, किसी ने अगर छुपा के रखा होगा तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हाँ संभाल के रखना ये एक अलग बात होती है, ठीक है। हमारे स्कूल का जो लास्ट डे होता है या कॉलेज का जो लास्ट डे होता है, तो उस दिन जो हमारी शर्ट पे जो हमारे फ्रेंड्स जो मैसेजेस लिखते हैं, जो उनके मैसेजेस होते हैं, तो उस शर्ट को भी हम लोग संभाल के रखते हैं। मैंने भी संभाल के रखा है, ठीक है, कि हमारे बारे में क्या क्या लिखा था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी स्पेशल वैल्यू होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उनकी एक स्पेशल वैल्यू है, और इसीलिए ही मनी उसको एडिक्वेटली क्या नहीं दे सकती, उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ सो हम ये बोल सकते हैं कि सेक्शन 8 फिर तब अप्लाई होगा कि जब इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, to ascertain the actual damage, तो जब हम डैमेज को कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक है, और जो पोजेशन है वो रॉन्गफुली ट्रांसफर हुआ हो। ये पूरा मैं सेक्शन 8 को डिवाइड करके बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पोजेशन है वो रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हुआ हो। एक एग्जाम्पल से हम इसको पूरे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरा एस्पेक्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए ज़रा, मैंने बताया पोजीशन जो है वो रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हुआ है, ओके। ये देखिए, अमर जो है ही इज़ गोइंग टू यूरोप, ठीक है। सो ही इज़, लेट्स से वो यूरोप जा रहा है, और उसका जो फर्नीचर है, ठीक है, उसका फर्नीचर जो है वो उसके लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। मूवीज़ में दिखाते हैं ये हमारा ख़ानदानी हार है, ये हमारा ख़ानदानी है ना कंगन है, ऐसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना। तो वो बेसिकली एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अमर जो है
वो बाहर जा रहा है और जब वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो प्रेम को ये बोलता है कि मैं अपना जो फर्नीचर है वो तुम्हें दे के जा रहा हूँ, और ये हमारा ख़ानदानी फर्नीचर है राइट। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ ख़ानदानी फर्नीचर का। तो अब प्रेम क्या करता है, बेसिकली प्रेम विदाउट अथॉरिटी उसको कर देता है क्या, उसको कर देता है प्लेज। अब यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि वो एजेंट भी है और एक तरीके से वो ट्रस्टी है। किसके लिए? अमर के लिए वो ट्रस्टी है, और वो फिर उसको प्लेज कर देता है किसको? विदाउट अथॉरिटी प्लेज कर देता है किसी और पर्सन को। लेट्स से ही इज़ मिस्टर बजाज। तो मिस्टर बजाज को उसने कर दिया प्लेज, और मिस्टर बजाज जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस फर्नीचर को तो मैं सेल कर देता हूँ, इस फर्नीचर को मैं क्या कर दूँगा, ठीक है। तो वो इसको सेल करने के लिए देते हैं एडवर्टाइज। सो ही बेसिकली एडवर्टाइज फॉर सेल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा? अब इस सिचुएशन में ये जो मिस्टर बजाज हैं, इस सिचुएशन में ये जो मिस्टर बजाज हैं, इन्हें क्या मान लिया जाएगा? हम ये मान लेंगे बेसिकली कि इन्हें अब कंपेल कर सकता है अमर। अमर अब इन्हें क्या कर सकता है, जो प्लेंटिफ है इस बात के लिए कंपेल कर सकता है कि वो जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दें। तो ही इज बेसिकली कंपेल्ड टू डिलीवर, कंपेल्ड टू डिलीवर द फर्नीचर। किसको डिलीवर करेंगे? वो फर्नीचर डिलीवर करेंगे यहाँ पे अमर को, ठीक है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ये मिस्टर बजाज को यहाँ पे ये काम करना है, तो इनको हम यहाँ पे लेट्स से इनको यहाँ पे हम लोग ट्रस्टी कंसीडर कर लेंगे, ट्रस्टी कंसीडर कर लेंगे। और इनकी जो लायबिलिटी है वो किस सेक्शन में आएगी? इनकी लायबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? अमर यहाँ पे गुड्स का क्या है? बेसिकली ओनर है। यहाँ पे वो गुड्स का ओनर है, और उसके गुड्स को उसकी परमिशन के बिना क्या कर दिया गया? प्लेज कर दिया गया। जिसको प्लेज किया गया वो एडवर्टाइज कर रहे हैं किसके लिए? सेल करने के लिए, परमिशन के बिना। तो अपने फर्नीचर का दोबारा पोजीशन जो है वो अमर मांग सकता है किससे? मिस्टर बजाज से। लेकिन उसकी हमने कुछ कंडीशन बताई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक कंडीशन तो ये है कि इसमें सेक्शन 8 तब एप्लीकेबल होता है जब डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वो या तो एज ए एजेंट और एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रहा हो। किसको होल्ड कर रहा हो? उन गुड्स को होल्ड कर रखा हो। अमर ने यहां परमिशन दी थी प्रेम को गुड्स को होल्ड करने की। अमर ने यहां पे मिस्टर बजाज को परमिशन नहीं दी थी गुड्स को होल्ड करने की। परमिशन वॉज गिवन टू प्रेम, और परमिशन किसके लिए थी? सिर्फ गुड्स को होल्ड करने के लिए। और उसने क्या कर दिया? विदाउट अथॉरिटी प्लेज कर दिया मिस्टर बजाज को। यानी कि प्रेम के पास यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी, मिस्टर बजाज को उसने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। तो उस केस में अमर जो है मिस्टर बजाज से अपने गुड्स को दोबारा वापस मांग सकता है। और सेक्शन 8 जो है वो उसी लायबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आई आपको? सेक्शन 7 और सेक्शन 8, अगर इन दोनों में डिफरेंस हमें जानना हो तो हम डिफरेंस ऐसे बता सकते हैं कि सेक्शन 8 में आप ओनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ए सूट, ठीक है, नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द ओनर। सेक्शन 8 में ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 7 में हम ये बात करते हैं कि यहां पे सेक्शन 7 में हम ये डिस्कस किया हम लोगों ने कि जिसके पास टेम्परेरी या स्पेशल राइट होता है वो केस फाइल कर सकता है। तो मैंने बताया कि सेक्शन 7 में केस फाइल कर सकता है ट्रस्टी, पाउनी, बेली, ये सब केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 8 की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 8 बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। तो जो एंटाइटल्ड है उनको रिटर्न करना पड़ेगा, ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों किसके बारे में है? दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है ये सेक्शंस,
ठीक है, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ में बेयर एक्ट से भी ज़रूर पढ़ें। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 7, सेक्शन 8 साथ साथ में पढ़ें और साथ में लेक्चर देखें, आपको ये सारे सेक्शंस बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ऑल राइट, सो आई रियली होप कि आपको ये 2 सेक्शंस आराम से समझ में आए होंगे। इन 2 सेक्शंस को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।